अगस्त 1886 इनका जन्म का दिन है और 12 दिसंबर 1964 के निर्वाण का दिन है। इस दिन को एक विशेष दिवस मनाया जाता है, किसी को याद है? 3 अगस्त को। याद है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं और आपको आगे बताएंगे इसके बारे में। साहित्य की दुनिया में इनको दद्दा के नाम से पुकारा जाता था और आज भी लोग इनको दद्दा कहते हैं। भारत भारती की वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में आए। भारत भारती 1912 में सामने आती है, जो पूरी तरीके से स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित करती है। विश्व साहित्य में ऐसी गिनी चुनी रचनाएं हैं जो राष्ट्रीय जागरण को या फिर कोई उस समय में चल रहे किसी बड़े आंदोलन को प्रभावित करती है। इन गिनी चुनी रचनाओं में एक रचना भारत भारती भी है, जिसकी रचना मैथिली शरण गुप्त ने की थी। इस रचना के कारण ही महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दी थी। राष्ट्रकवि के नाम से दो लोगों के नाम हिंदी साहित्य में सामने आते हैं, एक मैथिली शरण गुप्त और दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर के कई नाम हैं, करेक्ट, दिनकर के कई नाम हैं और उनमें से एक ये नाम राष्ट्रकवि एक उपाधि के तौर पे दिनकर जी के लिए लिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि या राष्ट्रकवि की पदवी दी थी महात्मा गांधी ने, और रचना कौन सी थी? भारत भारती। इस रचना के कारण उन्हें राष्ट्रकवि कहकर संबोधित किया था गांधी जी ने। हालांकि दद्दा जो है महात्मा गांधी से बाद में मिले, इस रचना के बहुत बाद में मिलते हैं और उसके बाद उनकी रचनाओं पर पूर्णतः इनका प्रभाव स्पष्ट तौर से दिखाई देता है। 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है, करेक्ट, इसको याद रखिएगा। 3 अगस्त को कवि दिवस के तौर पे मनाया जाता है। कारण क्या है? वो दिन मैथिली शरण गुप्त की जन्मतिथि का दिन है, जन्मदिन है। इस वजह से हर साल उनकी जयंती को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उसके बाद इनको हालांकि पद्म विभूषण भी मिला, तो वो बड़ा अवार्ड है इसलिए वो उसको याद रखिएगा, लेकिन इसको भी जरूर याद रखिएगा, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। उस समय खड़ी बोली को बहुत कम लोग जो है एक मुख्य भाषा के तौर पे उसमें कविताएं किया करते थे। काव्य भाषा अभी तक स्वीकृत नहीं हुई थी, लेकिन बावजूद इसके मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि, एक प्रतिभाशाली कवि, उधर दूसरी तरफ हरिऔध जी जैसे कवि खड़ी बोली को अ, अपनी रचनाओं में प्रयोग करते हैं। कारण क्या रहता है इन दोनों लोगों के पीछे? द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा थी कि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को प्रोत्साहित किया जाए और स्थापित किया जाए। सिर्फ प्रोत्साहन ही नहीं, उसकी स्थापना भी करनी है। तो इस वजह से ये ब्रज भाषा को छोड़ के पहले ब्रज भाषा में रचनाएं लिखा करते थे बहुत लंबे टाइम से। ब्रज भाषा में रचनाएं लिखते लिखते ये खड़ी बोली में प्रवेश करते हैं और इसके पीछे प्रेरणा रहती है द्विवेदी जी की। और इनकी रचनाओं के कारण, एक तरफ हरिऔध जी की रचनाओं के कारण, दूसरी तरफ गुप्त जी की रचनाओं के कारण खड़ी बोली का जो स्थान है वो अचानक से काफी ऊपर चला गया। जो लोग अभी तक ब्रज भाषा का मोह नहीं छोड़ पा रहे थे, इन लोगों की रचनाओं की वजह से, इन लोगों की रचनाओं की प्रसिद्धि की वजह से जो है खड़ी बोली की तरफ बहुत सारे बड़े बड़े कवि जो है उन्मुख हुए। इनकी कविताओं में आपको पवित्रता, नैतिकता, परंपरागत मानवीय संबंध और उन संबंधों की रक्षा के गुण दिखाई देते। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय नैतिक परंपरा, इनका निर्वहन गुप्त जी की रचनाएं करती है। ये इनके प्रारंभिक गुण है रचनाओं के। ये चीजें तो इनके यहाँ पर मौजूद रहेगी ही रहेगी, बाद में दूसरी चीजें हैं। पंचवटी से लेकर के जयद्रथ वध, यशोधरा,
साकेत तक में ये गुण जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। भारतीय परंपराएं और उनका जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है, भारतीय परंपराओं का, भारतीय संस्कारों का, भारतीय समाज का, और समाज के द्वारा जो उच्च मूल्य निर्धारित किए गए, उन मूल्यों की दृष्टि आपको गुप्त जी की कविताओं में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। आधुनिक काल की रचनाएं होने के बावजूद भी कई ऐसी रचनाएं हैं, कई वर्णन ऐसे हैं, कई चरित्र ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से परंपरागत तरीके से अपनी बात कहते नजर आते हैं। लेकिन क्योंकि आधुनिक काल की रचनाएं हैं, इसलिए उसमें आधुनिकता का समावेश करना है, नई भाषा का वो एक तरीके से प्रयोग कर रहे हैं और उसका प्रचलन बढ़ाना है। तो पौराणिकता और आधुनिकता, इन दोनों का समन्वय करके वो अपना रचना विधान करते हैं। आधुनिकता इसलिए आवश्यक थी क्योंकि बहुत कुछ जो था वो बदल चुका था। परंपरागत चीजें, परंपरागत व्यवहार, परंपरागत तौर तरीके, परंपरागत संस्कृति एक नई दिशा ले चुकी थी भारतेंदु काल से, और वो नई दिशा लगातार जो है अपने रास्ते खोज रही थी। उनको रास्ता देने का काम मैथिली शरण गुप्त ने भी किया है। वो परंपराओं का वर्णन करते हुए कहीं बंद नहीं जाते, उनको इतना मोह नहीं है परंपराओं से, लेकिन जो अच्छी परंपराएं जो आगे बढ़ानी चाहिए, जो अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करनी चाहिए, आवश्यक है, वे भारतीय संस्कृति के गुण जो है उनका व्याख्यान करते हुए गुप्त जी स्पष्ट रूप से अपनी रचनाओं में दिखाई देते हैं, जो उनकी हर रचना में कहीं ना कहीं परिलक्षित होते हैं। 12 साल की उम्र में ही इन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं लिखना शुरू कर दिया था। छोटी उम्र में ही ब्रज भाषा में रचनाएं किया करते थे। कारण ये था कि उस समय में एक तरीके से ब्रज भाषा का बोलबाला था। बहुत सारे कवि जो है ब्रज भाषा में ही रचनाएं करते थे। खड़ी बोली का अभी तक कोई प्रताप नारायण मिश्र के अलावा कोई बड़ा हस्ताक्षर नहीं था। जिस समय मैथिली शरण गुप्त जो है ब्रज भाषा में रचनाएं लिखा करते थे, उस समय प्रताप नारायण मिश्र एक बड़ा नाम थे खड़ी बोली की कविताएं करने में, और वो भी पूर्णतः स्थापित नहीं हुए थे। भारतेंदु जैसे रचनाकार जो है हाथ खड़े कर देते। बावजूद इसके गुप्त जी जब प्रेरित होते हैं द्विवेदी जी से, तो वो खड़ी बोली में रचनाएं करते हैं, ब्रज भाषा का मोह त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी कविताओं में, अपने वर्ण विषय में आधुनिकता का समावेश करना है, और आधुनिकता का समावेश सिर्फ सिर्फ विचारों से नहीं, हर स्तर पर करना था। मतलब हर स्तर से अगर वो आधुनिकता के हिमायती दिखेंगे, तभी उनकी कविता में आधुनिकता आएगी। यहाँ पर वर्ण विषय भी आधुनिक है, यहाँ पर भाषा भी आधुनिक है, यहाँ पर कविता करने की शैली भी आधुनिक है। तमाम चीजें जो कविता में होनी चाहिए, जो आधुनिकता में समाविष्ट करनी चाहिए, उन तमाम चीजों का समावेश मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं में किया है। जब वो छोटी उम्र में थे, ध्यान रखना ये कब की बात है, जब वो 12-13 साल की उम्र में थे, तब वो कनकलता नाम से कविता लिखते थे। क्लियर? जब वो बहुत छोटी उम्र में थे, तब इस नाम से रचनाएं लिखा करते थे, और एक कविता जो है इसी शीर्षक की उन्होंने लिखी है। उसके बाद इनका एक नाम दूसरा होता है जो ब्रजभाषा में रचनाएं करते हैं, उसके बारे में भी आगे चल करके चर्चा करने वाले हैं। बाद में द्विवेदी जी से ये संपर्क में आए और उनकी कविताएं अब जो है खड़ी बोली में छपने लगी सरस्वती पत्रिका में। पहला काव्य संग्रह, हाँ सर, एक किस नाम से उनकी रचना है कविता वाली? कौन सी? इसी नाम से, कनकलता नाम से ये कविता भी है। कनकलता नाम से ये रचनाएं लिखा करते थे, कनकलता नाम से इनकी कविताएं, एक कविता भी है। पहले ऐसा होता था, छोटी उम्र में लड़के, आप ले लीजिए सुमित्रा नंदन पंत को ले लीजिए, वो भी जब शुरू में रचनाएं लिखते थे हॉस्टल के दिनों में, तब वो एक छद्म नाम का इस्तेमाल करते थे। गुप्त जी भी ये कनकलता नाम से एक छद्म नाम का इस्तेमाल करते थे। वो दिखाना नहीं चाहते थे कि मैं कोई कविताएं लिख रहा हूं। क्लियर? ये छोटी उम्र में लिखी गई कविताएं, इनको कोई ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली है, बस एक बड़ा कवि है इस वजह से उनकी पूरी की पूरी जीवनी जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इस वजह से ये वाली पंक्ति जो है शामिल की गई है। अदरवाइज जनरली जो किताबें वगैरह हैं वहां पर आप देखेंगे तो इस चीज का उल्लेख नहीं मिलेगा आपको। कोई
कोई रेयर किताब में ऐसा हो सकता है। जब आप इनकी जीवनी पढ़ते हैं, इनका रचना संसार पढ़ते हैं, तब जरूर आपको जो है इस नाम से वो रचना जो वो किताब जो है वाकिफ करवाती है। इनका दूसरा नाम आएगा जो आगे चल करके मैं बात करने जा रहा हूं। अब जब ये द्विवेदी जी के संपर्क में आए तो इन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं लिखना शुरू कर दिया। क्लियर? इनका पहला जो काव्य संग्रह आया वो है रंग में भंग। क्या नाम है काव्य संग्रह का? रंग में भंग, जो 1909 में आया। कई लोग ये भी मानते हैं कि जयद्रथ वध भी जो है 1909 में आया। जयद्रथ वध 1909 में नहीं आया था, ध्यान ये रखना। जयद्रथ वध 1910 में आया था। कई किताबों में आपको ये भ्रांति मिलेगी कि रंग में भंग और जयद्रथ वध एक ही साल प्रकाशित हुई थी, नहीं हुई थी। ये अगले साल प्रकाशित हुई रचना है। 1909 में पहली इनकी जो काव्य संग्रह है, पहला इनका जो है ना रचनाओं का संग्रह है, रंग में भंग प्रकाशित हुआ। क्लियर? और उसके बाद दूसरा जो काव्य संग्रह है वो है जयद्रथ वध। दूसरे नंबर पे अगले साल ही ये प्रकाशित हुआ है। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाथ वध और विरहिणी वज्रांगना का भी अनुवाद किया। ये वाला नाम कुछ याद सा आ रहा है? हाँ सर, हाँ से ब्रजांगना विलाप से। करेक्ट, कंफ्यूज मत होना। ये विरहिणी वज्रांगना है और वो वज्रांगना विलाप है। किसका दूसरा नाम था? प्रिय प्रवास का सर। या प्रिय प्रवास का वास्तविक नाम जो है पहले जो उपाध्याय जी जो है वज्रांगना विलाप के नाम से उसको प्रकाशित करना चाहते थे। विरहिणी वज्रांगना माइकल मधुसूदन की एक रचना थी, उसका अनुवाद है। और माइकल मधुसूदन बंगाली के कवि थे। बाद में उन्होंने हिंदी में भी लिखा, कुछ निबंध इत्यादि, कुछ कविताएं इत्यादि उन्होंने हिंदी में भी लिखे, लेकिन मूलतः वो बंगाली के कवि थे। तो इसको और उसको मैशअप मत कर देना। वो वज्रांगना विलाप है, प्रिय प्रवास विलाप से याद आ जाएगा, और ये विरहिणी वज्रांगना है। 1912 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन हुआ और उसके बाद तो गुप्त जी की प्रसिद्धि सर्वत्र फैल गई। सब तरफ उनका ही चर्चा चल रहा था, उनके ही नाम चल रहे थे। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ स्वप्नवासवदत्ता, किसका है स्वप्नवासवदत्ता? सरोज भास का। महाकवि भास का काव्य ग्रंथ है और इसका उन्होंने अनुवाद किया है। 1916-17 में उन्होंने एक महाकाव्य लिखा साकेत, शुरुआत की, लिखना शुरू किया था 16-17 से, और जो 1931 में पूरा हुआ। इस रचना के पीछे भी द्विवेदी जी की ही प्रेरणा थी। साकेत के पीछे भी द्विवेदी जी की प्रेरणा थी। साकेत को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत किया गया। रामकथाएं इतनी बार लिखी गई, इतने लोगों ने लिखी, किसी ने अवधी में लिखी, किसी ने कौन सी भाषा में लिखी, किसी ने कौन सी, मतलब संस्कृत से लेकर के और आधुनिक काल खड़ी बोली हिंदी तक अनेक राम कथाओं के ग्रंथ लिखे गए। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि मिली रामायण के बाद, वाल्मीकि कृत रामायण के बाद, वो रामचरितमानस था जो अवधि में लिखा गया। और रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा सबसे बड़ा जो प्रमुख ग्रंथ है वो है मैथिली शरण गुप्त की साकेत रचना। कारण क्या है? रामचरितमानस में दृष्टि वही है, लेकिन वो दृष्टि ज्यादा मुखर होती है एक समन्वयवादी दृष्टिकोण के कारण। तुलसीदास जी ने उसी रामकथा को व्याख्यायित किया है जो वाल्मीकि कृत रामायण में है, लेकिन वहां एक दृष्टिकोण नया पैदा होता है और वो है समन्वयवादी दृष्टिकोण, मंगलकारी दृष्टिकोण, है ना। और उत्तरकांड उसमें एक नई चीज जुड़ जाती है, बाकी घटनाएं और सब कुछ वैसा ही है। साकेत में नयापन क्या है? साकेत की कथा वस्तु इस प्रकार से तैयार की गई है कि उसमें स्त्री चरित्रों को भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाए, और ऐसे स्त्री चरित्रों में सबसे ज्यादा जो
एक तरीके से रेखांकित करने की कोशिश की गई है जिस चरित्र को, वो है उर्मिला का चरित्र। ये एक नई दृष्टि जो है वो गुप्त जी के यहाँ साकेत में दिखाई देती है। 16-17 से शुरू हुई ये रचना 31 में जाकर के पूरी होती है और प्रकाशित होती है। यहाँ इस रचना के माध्यम से उर्मिला के प्रति जो उपेक्षा भाव बैठे हुए थे, या फिर ये कहें कि उर्मिला को जिस तरीके से इतिहासकारों ने और साहित्यकारों ने नजरअंदाज किया था, उसी पे पूरा फोकस किया है इस रचना में। यहाँ पे प्रधान चरित्र के तौर पे सीता नहीं है, बल्कि कौन है? एक ऐसा चरित्र है जो सीता से भी अधिक विरह, कष्ट और यातनाएं भोगता है। यातना मतलब उसको कोई परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन जिंदगी की जुड़ी हुई परेशानियां जो है वो भोगती है, और वो चरित्र है उर्मिला। अब एक मजेदार चीज ये थी, आपने ये सुना होगा कि ऐसे चरित्र जो इतिहास के द्वारा नगण्य मान लिए गए, या ऐसे स्त्री चरित्र जिनकी इतिहास ने उपेक्षा की है, करेक्ट, और ऐसे चरित्र जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं दिया गया, न ऐतिहासिक ग्रंथों में न साहित्यिक ग्रंथों में। इस बात को लेकर के 1908 में, अब की बात है, ये रचना शुरू की 1916-17 में। 1908 में एक लेख प्रकाशित हुआ सरस्वती पत्रिका में, और ये लेख किसने प्रकाशित किया? द्विवेदी जी। करेक्ट, किया तो द्विवेदी जी ने था, लेकिन क्या उसके नीचे नाम द्विवेदी जी का था? सर भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम। इस नाम से कई बार वो छद्म रचनाएं किया करते थे। मानसिक उद्वेलन पैदा करना कवियों में एक नया वार्तालाप का विषय तैयार करना, ये तमाम बातें जो है, किसी बात को स्पष्ट करना, किसी मत के संदर्भ में व्याख्या प्रस्तुत करना, इसके लिए द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका में एक नाम से रचनाएं लिखा करते थे, और वो नाम था भुजंग भूषण भट्टाचार्य। वो लेख लिखते तो द्विवेदी जी थे, लेकिन नाम किसका छपता था? द्विवेदी जी का छद्म नाम था भुजंग भूषण भट्टाचार्य। इस नाम से 1908 में एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें यह कहा गया कि अनेक ऐसे स्त्री चरित्र है जो कभी प्रकाशित हुए नहीं या सामने नहीं आए पूरी तरीके से, और विशेषकर इस लेख में उन्होंने उर्मिला के प्रति कवियों ने क्या पूरी तरीके से न्याय किया है उर्मिला के चरित्र के साथ में, या उर्मिला के चरित्र को उतना महत्व देकर के चित्रित किया है, इस बात पर एक जो है टिप्पणी लिखी। इस बात पर पूरी तरीके से व्याख्या करते हुए कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से उर्मिला का वर्णन आता है और कितना वर्णन है। कवियों की इस उदासीनता को रेखांकित करते हुए ये लेख लिखा गया था 1908 में, और तभी से गुप्त जी ने अपना होमवर्क स्टार्ट कर दिया। ऐसे स्त्री चरित्र, अभी तक उनका ध्यान सिर्फ उर्मिला पर नहीं गया, बल्कि उन्होंने उर्मिला से इतर चरित्रों पर भी अपना काम शुरू कर दिया। और ये काम जो है उर्मिला पर आकर के कब शुरू होता है? 1916-17 में साकेत रचना में वो पूरी तरीके से उर्मिला के चरित्र को ही उभार करके प्रस्तुत करते हैं। क्लियर? साकेत का अर्थ क्या है? साकेत मतलब क्या? अयोध्या। साकेत का मतलब ही क्या है? अयोध्या। अयोध्या का मतलब क्या हो गया? देखिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, इस पूरी रचना का शीर्षक दिया रामचरितमानस, अर्थात वो राम, भगवान श्री राम के चरित्र को मानस में बिठा करके उनका गुणगान कर रहे हैं। हाँ, और उससे पहले वाल्मीकि ने उसको रामायण कहा है। दक्षिण में भी अलग अलग कवियों ने उसको रामायण कह करके संबोधित किया है, राम कथा कह करके संबोधित किया है। इसके शीर्षक में भी एक नवीनता है, और वो नवीनता क्या है? किसी चरित्र विशेष को उन्होंने जो है शीर्षक में नहीं रखा है, बल्कि पूरी अयोध्या ही उनके यहाँ पर एक विस्तृत चरित्र है।
जिसके भीतर ये सब कुछ घटनाक्रम जो है घटित हुआ है, जिसके भीतर ये सब कुछ हो रहा है। अब देखिए दूसरी तरफ गुप्त जी ने राम के वनवास को उतना हाईलाइट नहीं किया है, उसकी बजाय राम वनवास को यदाकदा चित्रित करते हैं और सबसे ज्यादा हाईलाइट क्या है, राम जब वनवास भोग रहे हैं, राम जब वन में है, उस समय उर्मिला की क्या स्थिति है, मतलब कि अयोध्या केंद्र में आ जाता है, साकेत केंद्र में आ जाता है। और यही वजह है कि वो रचना का शीर्षक साकेत रखते हैं। उनकी रचना के का घटनाक्रम जो है साकेत के इर्द गिर्द घूमता है। ये एक नई चीज जो है उनकी इस रचना में दिखाई देती है। साकेत का अर्थ अयोध्या है और साकेत मूलतः पाली भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? अयोध्या। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं और 12 सर्ग में पूरी कहानी जो है बताई गई है। 9वां सर्ग सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा सभी ने। साकेत के 9वें सर्ग में ही उर्मिला की विरह वेदना को व्यापक तरीके से, मार्मिक तरीके से गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है। हालांकि 10वें सर्ग में भी उर्मिला की विरह वेदना के कुछ छंद जो है वो मिलते हैं, लेकिन 9वां सर्ग पूरी तरीके से उर्मिला को ही एक तरीके से समर्पित किया है, पूरा का पूरा सर्ग। करेक्ट। और शायद इसी वजह से राम कथा को इतने जबरदस्त तरीके से प्रस्तुत करने के कारण ही उन्हें आधुनिक काल का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि साकेत लिखकर उन्होंने राम कथा का एक नया तेवर प्रस्तुत किया, एक नया जो है कह सकते हैं एक नई विचारधारा का काव्य प्रस्तुत किया है। कथा वही है, राम कथा ही है, चरित्र वही है जो राम कथा में पहले रामायण से लेकर के आधुनिक काल की रामायण तक आए हैं, राम कथा में आए हैं, लेकिन उन चरित्रों को नए तरीके से एक नई अर्थ वस्तु के साथ में प्रस्तुत किया है। ये तमाम बातें याद रखिएगा। साकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या ही होता है। साकेत को केंद्र में रखा है, दूसरे किसी चरित्र को मुख्य नहीं माना है, बल्कि हर एक चरित्र को यहाँ पर विकसित करने की कोशिश की एक नई दृष्टि के साथ में। और सबसे ज्यादा जो है ध्यान दिया गया उर्मिला पर, और उसी को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा 9वां सर्ग जो है उर्मिला के विरह को केंद्र में रख करके लिखा है, जो बड़ा मार्मिक वर्णन है। 1916-17 से ये रचना स्टार्ट होती है, 31 में जाकर के ये पूरी होती है। और इसके पीछे प्रेरणा भुजंग भूषण भट्टाचार्य के निबंध की है। भुजंग भूषण भट्टाचार्य का सीधा सीधा अर्थ क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। वो इस नाम से कुछ लेख इत्यादि लिखा करते थे सरस्वती पत्रिका में। देखिए, एक तरफ तुलसीदास को समन्वयवादी कवि कहा जाता है ना, दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिएगा, दूसरी तरफ शुक्ल जी गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहते हैं। तुलसीदास को समन्वयवादी कवि कहा जाता है और गुप्त जी को रामचंद्र शुक्ल ने सामंजस्यवादी कवि कहा है। इसके पीछे कारण क्या है? वो घटनाओं को आधुनिक संदर्भ में इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, आधुनिक और नवीनता के बीच, पौराणिक और नवीनता के बीच, आधुनिकता के बीच एक सामंजस्य बनता है। मतलब ये हुआ कि हर वो कहानी जो इतिहास में घटित हुई है उससे हम सीख तो सकते हैं, लेकिन अगर कोई रचनाकार उसको आधुनिक संदर्भों के साथ प्रस्तुत करे तो वो कहानी ज्यादा प्रभावशाली होती है, वो काव्य ज्यादा प्रभावशाली होता है। और ऐसा काम मैथिली शरण गुप्त ने साकेत के माध्यम से किया है, भारत भारती के माध्यम से किया। भारत भारती किसी एक युग की रचना नहीं है, बल्कि वो अतीत की भी है, वर्तमान की भी है जिस समय रचना लिखी गई है, और भविष्य की भी रचना है। इस प्रकार की रचना दृष्टि होने के कारण उनको सामंजस्यवादी रचनाकार कहा गया। बाद में 16 अप्रैल 1941 को गांधी जी के कारण वो व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेते हैं और इस कारण गिरफ्तार भी किए जाते हैं। पहले उनको झांसी की जेल में रखा जाता है, फिर उनको आगरा की बड़ी जेल में लाया जाता है, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं होता, इसलिए 6-7 महीने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। मतलब ऐसे रचनाकार है जो जेल भी गए हैं। बहुत सारे रचनाकार है द्विवेदी युग के और
उस समय के जो स्वाधीनता संग्राम के कारण जेल में रहे उनमें से गुप्त जी भी हैं। 1948 में आगरा यूनिवर्सिटी ने इनको डी.लिट की उपाधि प्रदान की, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से इनको सम्मानित किया। 1952 से 64 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे, मनोनीत होकर के गए। साहित्य, कला और साहित्य की क्षेत्र से जो सांसद मनोनीत होकर के जाते, उनमें मैथिली शरण गुप्त भी थे। एक और बड़े कवि हैं जो इन्हीं की तरह के हैं, वो भी राज्यसभा के सदस्य मनोनीत होकर गए हैं। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, मैंने कहा इन्हीं की तरह के, मतलब राष्ट्रीय काव्यधारा से जुड़े हुए कवि हैं दिनकर जी, वो भी राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए थे। 1952 से कुछ याद आया? क्या हुआ था 1952? प्रथम लोकसभा चुनाव। करेक्ट। 1953 में इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1962 के समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया और हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको डी.लिट की उपाधि भी प्रदान की गई। और कुछ समय तक ये वहां पर एज ए प्रोफेसर भी नियुक्त हुए और काम भी किया प्रोफेसर के तौर पे। चिरगांव में उन्हें 1911 ईस्वी में साहित्य सदन नाम से एक व्यक्तिगत प्रेस की शुरुआत की। उसके बाद झांसी में 1954-55 में मानस मुद्रण की स्थापना की। ये भी एक प्रिंटिंग प्रेस थी। तो दो प्रेस की शुरुआत की, एक तो साहित्य सदन के नाम से और एक मानस मुद्रण के नाम से। दो प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने जो है शुरू की, इनकी व्यक्तिगत रूप से थी। और ये जो है पूरी तरीके से साहित्यिक सामग्री का ही प्रकाशन किया करती थी, उन्हीं को छापती थी, दोनों ही प्रिंटिंग प्रेस। चिरगांव क्यों इंपॉर्टेंट है? उनका जन्म हुआ था सर। करेक्ट, मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है चिरगांव, झांसी में ही आता है चिरगांव। यहाँ पर उन्होंने 1911 में साहित्य सदन नाम से एक प्रेस की शुरुआत की थी और बाद में 1954-55 में फिर से झांसी मुख्यालय पर मानस मुद्रण नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। ये नाम याद रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस के संबंध में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है इनको साहित्यिक संस्था के तरह लिखा जाए। ध्यान ये रखना आपको कि दोनों प्रिंटिंग प्रेस है जो गुप्त जी ने शुरू की थी। प्रयाग में जो सरस्वती की तरफ से सरस्वती पत्रिका का जो स्वर्ण जयंती समारोह हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी गुप्त जी ने की थी। कहाँ हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है सरस्वती पत्रिका को लेकर के काफी ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में, टारगेट पे होती है हर एक एग्जामिनर के लिए। और अब नए प्रश्न जो है जो खोद के निकाले जा सकते हैं, वो इसी प्रकार के प्रश्न हैं कि स्वर्ण जयंती समारोह सरस्वती पत्रिका का कहाँ हुआ था, या फिर उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो ये प्रश्न जो है आजकल की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली हिंदी के लेखन आरंभ करने से पूर्व रसिकेंद्र नाम से वो ब्रज भाषा में कविताएं इत्यादि भी लिखा करते थे। इस नाम से, रसिकेंद्र नाम से लिखा करते थे, जो वैश्योपकारक कलकत्ता से ये पत्रिका है। वेंकटेश्वर मुंबई से, उस समय बंबई था। मोहिनी कन्नौज से इन पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होती रही है। ये वाला नाम जो है बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब बचते हैं ये दो नाम, इसलिए इसको ध्यान से याद रखना। अगर पूछे कि वेंकटेश्वर पत्रिका में रसिकेंद्र नाम से कविताएं प्रकाशित होती थी, ये वेंकटेश्वर पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? बंबई से, उस समय का बंबई है। या ऐसा पूछा जा सकता है कि मोहिनी पत्रिका में प्रकाशित होती थी, मोहिनी पत्रिका का प्रकाशन स्थल कन्नौज। या इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि कन्नौज से प्रकाशित एक पत्रिका में रसिकेंद्र नाम से रचनाएं छपती थी, उस पत्रिका का नाम बताइए। तो आपको उत्तर लिखना मोहिनी। मोहिनी, वेंकटेश्वर, वैश्योपकारक तीनों पत्र पत्रिकाएं हैं जो अलग अलग जगह से प्रकाशित होती थी।
कलकत्ता, बंबई और कन्नौज से 1904-5 के बीच ब्रज भाषा की खड़ी बोली हिंदी में ये प्रारंभिक रचनाएं थी। जब इन्होंने शुरू की थी उससे पहले बचपन में वो कनकलता नाम से लिखते थे। जब वो 12-13 साल की उम्र में थे, कनकलता नाम से उन्होंने एक कविता भी लिखी है अपने ऊपर ही एक तरीके से। और उसके बाद में जब ये बड़े हुए तो एक दूसरा नाम इन्होंने अपना रखा ब्रज भाषा की कविताएं लिखने के लिए, और वो नाम था रसिकेंद्र। इसके बाद इनके लेखन का दूसरा जो है युग एक तरीके से कहें तो वो शुरू होता है, और उसकी शुरुआत होती है द्विवेदी जी से प्रेरित होकर के, और सर उसके बाद वो खड़ी बोली में रचनाएं लिखने लगते हैं। हाँ सर आपने यहाँ लिखा है सर कि 1953 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण दिया, और आपने सर पिछले स्लाइड में 1954 लिखा है, क्या जरा देखिए। वो भूषण है, पद्म भूषण। ओके 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 सर, हम गलत नोट कर दिए। ठीक है, तो ये वाली जो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है आजकल की परीक्षाओं के लिहाज से। क्या पता इसमें से कहीं से भी सवाल खोद के पूछा जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि साहित्य सदन और मानस मुद्रण, इनका संबंध मैथिली शरण गुप्त से है, निम्न में से क्या है? पत्रिकाएं, प्रिंटिंग प्रेस, समाज सेवी संस्थाएं, साहित्यिक संस्थाएं। इस प्रकार का प्रश्न जो है घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों प्रिंटिंग प्रेस है, तो हिंदी से संबंधित थी। एक उनके गांव में, पैतृक गांव में स्टार्ट की गई साहित्य सदन नाम से, और दूसरी झांसी में शुरुआत की गई जो काफी बाद में 1954-55 में जाकर के अस्तित्व में आती है, वो है मानस मुद्रण। देखिए यहाँ भी